हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं जिसमें उस दिन के हम करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ी हुई जीके को डिस्कस करते हैं। तो आज है 28 अगस्त। आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको। हमारा पहला टॉपिक जो आज है वो है कि कैबिनेट की कमेटी। आपको पता होगा कि कैबिनेट की अलग अलग कमेटीज़ होती हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स कमेटीज़ होती हैं, एक्सटर्नल अफेयर कमेटीज़ होती हैं, उसके अलावा और काफ़ी कमेटीज़ हैं जिसको अलग अलग मतलब ज़्यादातर पीएम चेयर करते हैं या कुछ कमेटीज़ को होम अफेयर मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो उसी तरह कैबिनेट की एक कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, उसको पीएम हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। चेयर करने का मतलब वो उसके हेड होते हैं। तो उन्होंने एक फैसला लिया है और कैबिनेट ने इसके एडवाइस पे उसको अप्रूव भी कर दिया है। वो क्या फैसला है कि एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट और मसलिन फ्लोर को, जो हमारा आटा होता है, उसको बैन कर दिया है। बैन क्यों कर दिया है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो व्हीट है उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब प्राइस कब बढ़ता है, ये डिमांड एंड सप्लाई की पूरी गेम होती है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली प्राइस रेज होंगे। अगर हम बाहर बेचना कम कर देंगे, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड उतनी रहेगी तो रेट प्राइस कम हो जाए। इसलिए वैसे हमारा ओवरऑल अगर हम अपनी मार्केट शेयर की बात करें तो 1% वर्ल्ड की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं व्हीट, वो 1% है हमारी इंडिया की वर्ल्ड वाइड। इतनी ज़्यादा नहीं, तो भी 1% वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया है। मसलिन क्या होता है? मसलिन आपका व्हीट प्लस राई का आटा होता है। इसमें क्या होता है, व्हीट प्लस राई को एक साथ टुगेदर कल्टीवेट किया जाता है। उसका जो आटा होता है उसको मसलिन बोलते हैं। तो ये आपकी न्यूज़ है। मेन रीज़न ये है कि प्राइसेस को कम करना। एक और इसी कमेटी ने एक और फैसला लिया है। उन्होंने गारमेंट्स एंड होजरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अब ओपनली, मतलब उसको जो मतलब खुला हुआ माल हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो ओपन डिलीवरी, ओपन पैकेज डिलीवरी आप कह सकते हो, ओपन पैकेज डिलीवरी बैन कर दी है गारमेंट और होजरी की। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज के नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक फैसला लिया है। इसके आप मिनिस्टर बता सकते हो कौन है इसके मिनिस्टर है? जो सेंट्रल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। इन्होंने फैसला लिया है बैटरी वेस्ट के ऊपर, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट पे, कि अब जो भी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, जो बैटरी का वेस्ट होता है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये डिस्पोजेबल नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इनके फैसला लिया है, इन्होंने फैसला लिया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करना एंड रिसाइकल करना। अगर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी कंपनी है जिसकी कोई बैटरी है, अगर उसको वेस्ट में वो दिखती है या एनवायरनमेंट में दिखती है तो उस प्रोड्यूसर के ऊपर फाइन लगेगा। जो फाइन लगाएगा हमारा स्टेट
पोल्यूशन बोर्ड। तो ये गवर्नमेंट का एक नया फैसला है अबाउट बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। सो आप देख रहे हैं आजकल जो 4 टॉपिक्स है, जिसमें 4 या 5 टॉपिक है मेनली, जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स बनते हैं, उसकी हम अलग अलग वीडियो भी करेंगे। वो 4 टॉपिक्स क्या है हम डेली पढ़ते हुए हैं। पहला एक टॉपिक है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा जो टॉपिक आपका आ गया इन्वायरमेंट, तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आज का चलना है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब चौथा बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्री कोई भी आपका फैसला लेती है अलग अलग कम्युनिटी के लिए या कोई भी रिलीजन के लिए, वो रहते हैं, या आपके जितने भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल योजनाएं हैं, सो इन पे आपके ज़्यादातर बनते हैं। या एक छठा आप कह सकते हो जो हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ जो वर्ल्ड अफेयर है उस पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये बेसिक है कि ये क्वेश्चन हर जगह पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रेडियो असेस नेटवर्क। रेडियो असेस नेटवर्क क्या है? ये है कि जहाँ पे कंजेस्टेड है, मतलब कोई एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करें, उसके लिए रेडियो असेस नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन दो आ गए? एक तो आपका रेलटेल, रेलवे की टेक्नोलॉजी, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। दूसरा आपका इसके साथ एक और प्राइवेट कंपनी जुड़ी है जो आपका फुल स्टैक नेटवर्क प्रोवाइडर है। और इसके अलावा एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड नोकिया भी अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रेलवे, मेनली रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना और कम से कम कॉस्ट में प्रोवाइड करना, उसके लिए ये रेडियो असेस नेटवर्क है। और रेलटेक इसमें मर्ज कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी के साथ, और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, नोकिया भी इनका साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो इनका है वो ये कर रहे हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पे ये अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। I hope you guys understand about this topic. Next, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग आल्सो कौन है आपको पता होगा? वो हमारे हैं तोमर जी। इनका तोमर जी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने एक इंडिया इजराइल हॉर्टिकल्चर एक सेंटर बनाया है चंदोरी में, जो यूपी में है। तो ये क्या है? ये हाईटेक सेंटर है जहाँ पे हॉर्टिकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर में क्या है? आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आपकी उसकी कल्टीवेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इजराइल हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी उगाएंगे और साथ ही में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ किसके अंडर आ रहा है? इंडिया इजराइल के एक्शन प्लान के अंडर। जो आपको पता है कि कभी भी उनके ब्यूरोक्रेट्स या उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की बात करते थे। उसी प्लान के अंडर ये चीज़ हमने शुरुआत की है हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर
तोमर जी के द्वारा। सतलुज जल विकास निगम, ये एक हमारा मिनी रत्ना है, ये PSU है जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो इनका 42,000 मेगावाट प्रोडक्शन है इसके द्वारा। अलग अलग सेक्टर में मेनली हाइड्रो है, थर्मल है एंड रिन्यूएबल एनर्जी को मिला के 42,000 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन करते हैं। इन्होंने लोहरी हमारा हाइड्रो प्लांट जो बन रहा है सतलुज रिवर पे, कहाँ पे, शिमला कुल्लू की साइड हिमाचल में, तो उसका ये कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। इन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि मेनली ये जो भी सतलुज पे हाइड्रो प्लांट्स बनते हैं उसका काम सतलुज जल विकास निगम ही करता है और साथ में कुछ प्राइवेट कंपनीज का मर्जर होता है। तो उनकी कंस्ट्रक्शन ये शुरू करेंगे और 2024 तक, अगस्त तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो लोहरी हाइड्रो प्लांट का क्या फ़ायदा है, ये जितना हमें हमारा शिमला कुल्लू मनाली का एरिया है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और मंडी में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ ये जुड़ेंगे। जो हमारी 220 वाट की जो वहाँ पे लाइन है वो केवी लाइन है, उसके साथ जुड़ के इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है ATL विच इज़ अंडर AIM। अब क्या है ये ATL, क्या है AIM, हमको बताते हैं। AIM पहले जानिए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ये 2016 में नीति आयोग के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इसके अंदर अलग अलग स्कीम्स थी, अलग अलग, उसमें ATL भी आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अटल टिंकरिंग लैब। अब क्या है ये अटल टिंकरिंग लैब और क्या है अटल इनोवेशन में? अटल इनोवेशन का मेनली मकसद है कि बच्चों में इनोवेशन की जागृति करनी और एंटरप्रेन्योरशिप का उनमें एक जज्बा लेके आना और एक इनोवेशन के रास्ते पे इंडिया को लेके जाना, उसमें ही अटल टिंकरिंग लैब है। अब क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और नीति आयोग ने मर्जर किया है। जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब खोलने में, ये जो अटल टिंकरिंग लैब है ये वहाँ के स्कूल्स में खोला जाता है और एक अटल टिंकरिंग लैब को बनाने में कम से कम 20 लाख का खर्चा आता है, जो मेनली 50-50 स्पेंड होता है स्टेट गवर्नमेंट और नीति आयोग के बीच में। तो अभी तक 1000 अटल टिंकरिंग लैब पूरे इंडिया में बन चुकी हैं, स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं बाय नीति आयोग। तो अब 500 अटल टिंकरिंग लैब स्कूल में जम्मू कश्मीर में बनाने का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मेनली ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, जिनमें इनोवेशन, टिंकरिंग क्या होता है? टिंकरिंग होती है छेड़खानी करनी, मतलब एक इनोवेशन ही हो गई कि अलग अलग चीज़ों को छेड़खानी करने की नई चीज़ बनानी, इसको टिंकरिंग कहते हैं। और इनोवेशन, टिंकरिंग, और तीसरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीनों चीज़ों पे ये काम करेंगे। और इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन में आपका एक दो चीज़ें और आती हैं जो थ्रू आउट इंडिया, न्यू इंडिया चैलेंज एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये भी अटल इनोवेशन मिशन के अंडर इंडिया में खोले जा रहे हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कोई और
अच्छे तरीके से वीडियो चाहिए, कुछ स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है, HDFC अर्गो, इनका एक मर्जर है। ये दोनों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पोर्टल जारी किया है, ऑल थिंग्स EV। तो ये एक एंड टू एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। एंड टू एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर मतलब ये कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, क्योंकि पता है आजकल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रहा है, क्योंकि हम फॉसिल से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हर कंपनी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रही है, तो अब उसके लिए आगे हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये आपको आपकी नियर बाय जो आपके चार्जिंग स्टेशन है वो बताएंगे, उनकी लोकेशन बताएंगे, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मुहैया करवाई जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक और हमारी न्यूज़ है, उसमें क्या है कि आपकी मामाअर्थ आपने सुना होगा, जिसकी फाउंडर हैं गजल अलाग, 2016 में इन्होंने फाउंड की थी। ये मामाअर्थ अलग अलग कॉस्मेटिक्स का सामान बनाते हैं और मेड इन इंडिया है और काफ़ी फेमस हो चुका है। इनकी पेरेंट कंपनी है हनोसा, इनकी पेरेंट कंपनी है। उनको नंबर 1 टॉप किया है इन्होंने प्रोटस की एक लिस्ट आई है कंपनीज की, उसमें इन्होंने पहला रैंक आया है। ये इनका फर्स्ट एडिशन है, तो आगे आने वाले सालों में भी इनके अलग अलग एडिशन आएंगे। ये इंडियन एडिशन है, इंडियन एक संस्था है जो रैंकिंग लाई। ये रैंकिंग किस पे है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी में, उस पे ये डिपेंड करती है रैंकिंग। तो उसमें आपको होनासा जो मामाअर्थ की पेरेंट का भी उन्होंने टॉप किया है। देखिए मैं आपको बस उतना ही न्यूज़ में पढ़ाता हूँ जितना आपका पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक और आपकी आज अपॉइंटमेंट हुई है, वो हुई है DRDO में, जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है DRDO के चेयरमैन एंड डायरेक्टर, ये दोनों एक ही पोजीशन के लिए SV कामत की अपॉइंटमेंट की गई है। तो SV कामत कौन थे, SV कामत ने 1989 में एज ए साइंटिस्ट C की पोजीशन में DRDO में आए थे और उन्हें तरक्की करते करते आज चेयरमैन और डायरेक्टर बन चुके हैं। ये काफ़ी कमेटीज़ के भी चेयरमैन और चेयरपर्सन रह चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं। उसके अलावा ये आपके अर्थ साइंस के डिपार्टमेंट के और डिफेंस R&D में अलग अलग जो इनकी कमेटीज़ बनती है उसके ये हेड रह चुके हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सन है SV कामत। और आपको एक अपॉइंटमेंट आजकल पता होगी, वैसे तो वो तो पुरानी हो चुकी है, वो आपको कमेंट सेक्शन बताइए हमारे नए CGI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। पिछले बताता हूँ, NV रमना थे पिछले हमारे लास्ट CGI। तो ये 49th CGI हमारे बने हैं, ये कौन है। और इनका मैं एक बता देता हूँ इंटरेस्टिंग में, इनका सिर्फ 74 डेज का कार्यकाल रहेगा। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे अगले 49th या अब वाले 49th CGI कौन है। तो एक और लास्ट न्यूज़ हमारी, कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री CII जो हमारी है, उन्होंने नागालैंड गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंडर वहाँ पे जो
इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाए, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। और अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पे बनाए जाएंगे CII की तरफ से, ट्रेनिंग सेंटर लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट के लिए। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, नागालैंड में वहाँ के एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं, इनोवेशन में जो भी है, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने CII और नागालैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। आई होप आपको आज की न्यूज़ समझ आई होंगी। तो हम कल फिर आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, और अब से हम कुछ क्वेश्चन भी साथ में किया करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे।